हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे 27 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। कल कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वीडियो शाम को अपलोड नहीं हो पाया था 7:30 पर, तो इस वजह से ये वीडियो अभी अपलोड हो रहा है। आप इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 27 जनवरी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो विभिन्न वेबसाइट होते हैं, विभिन्न न्यूज़पेपर होते हैं, तो उन सबको कवर करते हुए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के फैक्ट है और मेंस का डाटा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन सबको हम अपने इस वीडियो में चर्चा करते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीजें मैं डेली आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप इस वीडियो की महत्ता को समझें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करें और खुद भी भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि ये वीडियो समझिए गागर में सागर के जैसा है। कम समय में ज्यादा जानकारी और संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दिवस। जो 27 जनवरी का दिन होता है, 27 जनवरी के दिन को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में 27 जनवरी का दिन मनाया जाता है। होता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों यहूदियों के व्यापक नरसंहार को याद करते हुए जो 27 जनवरी का दिन होता है, इसको इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना जो 27 जनवरी का दिन है, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। अब आइए चलिए अपने करंट अफेयर के जो बिंदु हैं उन पे चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, समान नागरिक संहिता यूसीसी आज से उत्तराखंड में होगी लागू। यानी हम 27 जनवरी की बात कर रहे हैं, 27 जनवरी को यूसीसी जो है वो यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यहाँ पर बात करें, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में लागू हो रही है। इसके पश्चात उत्तराखंड देश का यह अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यूसीसी का अधिनियम जो है इसको लागू करने वाला उत्तराखंड पूरे भारत का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, जो सभी नागरिक हैं, राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नागरिक अधिकारों में भेदभाव करने वाले सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यानी यूसीसी के माध्यम से जो विभिन्न कानून है उन कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है, चाहे वो कानून जाति, धर्म, लिंग के आधार पर ही क्यों ना बने हो। ठीक है, तो उन सब कानूनों में एकरूपता लाने का और सबको एक समान दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया यूसीसी के माध्यम से। और ऐसा करने वाला, ये अधिनियम को लागू करने वाला उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बन गया भारत का। चलिए अगली खबर देखें, 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक बैठक में 3 व्यक्तियों को क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई थी, ये कहां पर हुई थी, दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, अश्वनी वैष्णव यहाँ पर भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब यहाँ पर हम बात करें क्रिस्टल अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो दावोस स्विट्जरलैंड में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का शुभारंभ हुआ, जिसमें 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों डेविड बेकहम, डायने वाल फर्स्टनबर्ग और रिकेन यामामोटो, ये 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों को क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखना क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया है। और इन तीनों का नाम याद रखना, क्या क्या नाम है इनका, देख लेते हैं एक बार। डेविड बेकहम, डायने वान फर्स्टनबर्ग और रिकेन यामामोटो, ये 3 लोगों का नाम याद रखना। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से तीनों नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पुरस्कार उनके सामाजिक, पर्यावरण और रचनात्मक प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, ये तीनों लोगों को जो क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया है, उनकी सामाजिक, पर्यावरणीय और रचनात्मक प्रगति के लिए उल्लेखनीय योगदान देने के लिए तीनों लोगों को प्रदान किया गया। इस वजह से अवार्ड महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला अवार्ड देख लेते हैं, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025। जो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को कैम्ब्रिज यूके में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे प्रदान किया गया है, नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, उर्वशी सिन्हा को प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बात करें, प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आरआरआई में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम के प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्य हैं। जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वहां पर ये लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम की प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्य के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में देखा जाए तो आरआरआई यानी कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्वांटम सूचना और कंप्यूटिंग लैब के प्रमुख के रूप में प्रोफेसर सिन्हा ने क्वांटम संचार, कंप्यूटिंग और ऑप्टिकल्स में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ठीक है, आगे बात करें, उनकी लैब भारत में सबसे पहले हेराल्डेड और एंटेगल्ड फोटान स्रोतों को विकसित और उपयोग करने वालों में से एक थी, जो देश में क्वांटम शोध क्षमताओं में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहां पर ये महत्वपूर्ण है
कि गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता? उर्वशी सिन्हा ने जीता। किसके द्वारा दिया गया? तो मेलिंडा गेट, जो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उसके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है, और यहां पर है ये उर्वशी सिन्हा। ठीक है, अगली खबर देखें क्या है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में रन फॉर कोऑपरेशन, रन फॉर कोऑपरेशन जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 2025 को 5 कालिदास मार्ग लखनऊ से मरीन ड्राइव गोमती नगर तक सहकारिता के लिए दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रन फॉर कोऑपरेशन, जो कोऑपरेशन है ना, रन फॉर कोऑपरेशन, इसका जो हिंदी में अगर जो आप कहेंगे तो सहकारिता के लिए दौड़, इसका आयोजन किया गया। तो कहां से कहां तक किया गया था, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 कालिदास मार्ग, सीएम आवास से लेकर मरीन ड्राइव गोमती नगर तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अब मुख्य अतिथि के बारे में बात करें तो मुख्य अतिथि कौन थे? योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। वहीं पर विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो जेपीएस राठौर। जेपीएस राठौर के बारे में बात कर लें तो ये सहकारिता मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में। ठीक है, सहकारिता मंत्री, स्वतंत्र प्रभार है जेपीएस राठौर। आयोजन का महत्व क्या है? जो ये आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में रन फॉर कोऑपरेशन, इसका महत्व क्या है? तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को उत्तर प्रदेश में भव्य उद्घाटन किया गया। इसी जो आयोजन किया गया ना, रन, जो ये दौड़ है सहकारिता के लिए दौड़, इसी के माध्यम से जो 2025 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है उसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। आईसीसी महिला ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2024, 2024 के लिए जो आईसीसी महिला, ठीक है, ओडीआई टीम, जो वनडे टीम होती है, ओडीआई टीम ऑफ द ईयर, इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्टार भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को आईसीसी महिला ओडीआई टीम में शामिल किया गया। भारत की ओर से देखिए, टोटल आईसीसी पूरे साल में एक टीम बनाती है। पूरे साल की जो खिलाड़ी होते हैं, पूरे साल में जो खेले हैं, जो बेस्ट खिलाड़ी हैं, उन 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनाती है, कि 11 खिलाड़ियों की एक टीम जारी करती है कि आईसीसी की टीम है। टेस्ट के लिए अलग, वनडे के लिए अलग, T20 के लिए अलग। ठीक है, तो यहां पर अगर जो देखा जाए, जो ओडीआई पुरुषों का, यानी कि वनडे में जो पुरुषों की आईसीसी टीम गठित की गई थी उसमें किसी भी भारतीय खिलाड़ी को स्थान नहीं मिला था। लेकिन जो महिला ओडीआई टीम गठित की गई उसमें देखा जाए तो भारत की ओर से 2 महिला खिलाड़ियों को स्थान मिला ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में। किसको किसको स्थान मिला जान लेते हैं। स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को स्थान मिला तथा ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को आईसीसी महिला ओडीआई टीम में शामिल किया गया। वही हम बात कर ले दूसरे पॉइंट की, तो आईसीसी पुरुष ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2024 जो था उसमें किसी भी भारतीय खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो यहां पर बात करें जो पुरुष ओडीआई पुरुष टीम थी उसमें किसी भी भारतीय खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया था। अगली खबर देखें क्या है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। नेपाल में पहली बार अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ठीक है, नेपाल में पहली बार अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके बारे में बात करें तो नेपाल पश्मीना उद्योग संघ और नेपाल उद्योग परिसंघ द्वारा 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को चांग्यार या पश्मीना बकरी से प्राप्त हल्के, गर्म और प्राकृतिक रेशों की ओर आकर्षित करना मुख्य उद्देश्य है। भारत में पश्मीना लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अमृतसर में उत्पादित होती है। जो भारत में पश्मीना ऊन है ये कहां पर उत्पादित होती है मुख्यतः? तो ये मुख्यतः लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अमृतसर के क्षेत्रों में उत्पादित होती है। चांग्यार पश्मीना को उच्च गुणवत्ता तथा प्रामाणिकता का प्रतीक माना जाता है। जो पश्मीना शॉल होती है ना, पश्मीना शॉल बहुत ही कॉस्टली होती है। ठीक है, और बहुत ही उच्च क्वालिटी की शॉल होती है पश्मीना शॉल, और वो पश्मीना भेड़ से मिलती है। जो वो शॉल बनती है वो ऊन किस भेड़ से मिलती है? तो पश्मीना भेड़ से मिलती है। इसको चांग्यार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चांग्यारा के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगली खबर देखें। जय शाह एमसीसी वैश्विक सलाहकार बोर्ड के सदस्य, जय शाह जो है ये एमसीसी के वैश्विक सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में इनको नामित किया गया है। बात करें तो मैरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब, जिसको आप शॉर्ट में एमसीसी कहते हैं, ने एक नए वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट सलाहकार बोर्ड का गठन की पेशकश की है, जो क्लब के पहले वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का स्थान लेगा। देखिए, जो पहले होता था वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी, अब वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को खत्म कर दिया गया है। उसके स्थान पर वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट के नाम से एक नया क्लब बनाया गया है। किसके द्वारा? मैरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा। ठीक है, मैरिन बॉल क्रिकेट क्लब के द्वारा एक नया क्लब बनाया गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स। ये सलाहकार बोर्ड है, इसके गठन की पेशकश की गई है। अब ये पहले क्या होता था? वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी होती थी, इसी का स्थान लेगा। अब यहाँ पर आईसीसी के अध्यक्ष और पूर्व बीसीसीआई सचिव जय शाह को नए सलाहकार बोर्ड के 13 संस्थापक सदस्यों के रूप में नामित किया गया है। जो ये सदस्य, जो नया क्लब है ना वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स, इसमें संस्थापक सदस्यों के रूप में 13 लोग हैं, 13 लोग।
अब उन 13 लोगों में एक नाम जय शाह का भी है, ठीक है, जय शाह का भी है। बात करें तो यहां पर सौरभ गांगुली भी शामिल है, सौरभ गांगुली भी है इसमें, लेकिन जय शाह का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। वहीं हम बात कर लें वर्ल्ड क्रिकेट करेक्ट सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन होंगे, तो कुमार संगकारा, जो श्रीलंका है, श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नाम अगर जो देखा जाए तो कुमार संगकारा का नाम आता है, और वो वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट जो है इस, ठीक है, इस सलाहकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में है। और सदस्यों के रूप में देखा जाए तो 13 अन्य लोग हैं, 13 अन्य में जैसे सौरभ गांगुली हो गए, जय शाह हो गए, ये सब उसमें शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर पता चल गया आपको, जय शाह एमसीसी वैश्विक सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किए गए, संस्थापक सदस्य बने हैं। और इस जो सदस्य, जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो बोर्ड की अध्यक्षता कर रहे हैं कुमार संगकारा, ठीक है। चलो अगली खबर देखें, अगली खबर क्या है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकती है, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान। अब सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान जब उत्तर प्रदेश दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसी के टाइम पर उत्तर प्रदेश युवा दिवस जिस दिन सॉरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जब मनाया जा रहा था, उसी टाइम पर सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया। अब यहां पर बात करें तो यूपी दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान की ई पोर्टल लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य क्या है, राज्य में युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। मतलब मूल उद्देश्य यही था कि जो राज्य के युवा हैं उनको स्व उद्यम से जोड़ा जाए, वो अपना उद्यम स्थापित करें और उनको वित्तीय सहायता इसके लिए मुहैया कराना इस जो विकास अभियान है, युवा उद्यमी विकास अभियान, इसका मुख्य लक्ष्य था, उद्देश्य था। अब यहाँ पर मुख्य बातें क्या है योजना की, 3 बातें दी हुई हैं और जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर योजना के बारे में पूछे तो योजना के बारे में इन चीजों को आप लिख के आइएगा आपके परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जब पूछा जाए युवा उद्यमी जो योजना है इसके बारे में अगर जो आपसे एग्जाम में आ जाता है तो आप इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा। देखिए पहली बात जान लेते हैं, ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है, पहली बात क्या है, ब्याज मुक्त ऋण, यही सबसे पहला पॉइंट हो जाता है। पहले चरण में 21 से 40 वर्ष के युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। दूसरे चरण में यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक की जाएगी। पहले तो 7.5 लाख, लेकिन अब कहा गया कि 10 लाख तक कर दी जाएगी। अब लक्ष्य क्या है, हर वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना इस जो योजना है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। हर साल कितने, 1 लाख युवा तैयार हो, स्व उद्यमी तैयार हो, 1 लाख उद्यमी उत्तर प्रदेश तैयार करके खड़ा कर दे, इसका मुख्य लक्ष्य है। वित्तीय सहायता की बात कर ले तो पहले चरण में 25,000 युवाओं को 254 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है, ठीक है। यानी कि जिस दिन ये योजना लॉन्च की गई उसी दिन देखा जाए तो 25,000 युवाओं को 254 करोड़ रुपए का ऋण वितरित कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इनको आप पॉइंट्स में लिख कर आइएगा जब भी आपसे पूछा जाए सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में, ठीक है। चलो अगली खबर देखें, भारत में पहली बार CABG सर्जरी करने वाले डॉक्टर चेरियन का निधन, ठीक है, भारत में पहली बार CABG सर्जरी करने वाले डॉक्टर चेरियन का निधन हो गया। इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत में लगभग 50 साल पहले, ठीक है, पहली बार कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट CABG सर्जरी करने वाले डॉक्टर KM चेरियन का निधन हो गया है। हृदय रोग विशेषज्ञ प्रख्यात कार्डिक सर्जन डॉक्टर चेरियन ने 25 जनवरी 2025 को अंतिम सांस ली और वह 82 साल के थे। कितने साल के थे, 82 साल के थे। राष्ट्रपति के मानद कार्डिक सर्जन के रूप में सेवा प्रदान कर चुके हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रपति के मानद कार्डिक सर्जन के रूप में डॉक्टर चेरियन जो है ये सेवा प्रदान कर चुके हैं। और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ये इनकी आत्मकथा है, ये पॉइंट याद रखना। वहीं पर देखें डॉक्टर चेरियन को प्रतिष्ठित पद्मश्री समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है इनको। और सबसे खास बात यही है जो यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट लिखा है, राष्ट्रपति के मानद कार्डियक सर्जन के रूप में सेवा प्रदान कर चुके हैं, ठीक है। तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो निधन वाला सेक्शन होता है, निधन के सेक्शन में RO में देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। जो 12 फरवरी को पेपर आयोजित किया गया था, उस 12 फरवरी के पेपर में देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन निधन से आए हुए थे। उस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली खबर देखें तो यहाँ पर अगली खबर है, त्राल चौक पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराया गया, ठीक है। अब ये त्राल चौक कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है।
जम्मू कश्मीर के किस जिले में पड़ता है? तो पुलवामा जिले में पड़ता है और ये एएनआई की खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में लिखी हुई है, एएनआई पे ये खबर आई थी और उसी को डिकोड किया गया है कि 76वें गणतंत्र दिवस पर एक ऐतिहासिक क्षण में रविवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल चौक पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराया गया है। ठीक है, पहली बार भारतीय ध्वज फहराया गया। जैसे लाल चौक पर पहली बार जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने मतलब जो 370 खत्म होने के बाद, ठीक है, 370 खत्म होने के बाद, पूर्ण राज्य नहीं, 370 खत्म होने के बाद जब जम्मू कश्मीर था वहां पर पहली बार ध्वज फहराया गया था लाल चौक पर, तो वो आपके परीक्षा में आया हुआ था। उसी प्रकार ये जो त्राल चौक है ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 76वें गणतंत्र दिवस पर एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में 26 जनवरी 2025 को पुलवामा जिले के त्राल चौक पर पहली बार ध्वज फहराया गया था। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली खबर देखें, महिला हॉकी इंडिया लीग। अब महिला हॉकी इंडिया लीग ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर जो आएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पर तो उड़ीसा वॉरियर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले संस्करण में शानदार प्रदर्शन करते हुए जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, किसने जीता है? उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। किसको हराया है? जेएसडब्ल्यू सूरमा को हराया है। कितने से हराया है? 2-1 से हराया है। ठीक है, यहीं पर बात करें तो ऋतुजा दादसो पिसाल, इनका नाम है ऋतुजा दादसो पिसाल। इन्होंने उड़ीसा वॉरियर्स के लिए दोनों गोल, जो ये दोनों गोल दागे गए ना, उड़ीसा वॉरियर्स के लिए इन्हीं ने दागे, ऋतुजा दादसो पिसाल ने। अब इन्होंने जो निर्णायक गोल था, निर्णायक गोल भी इन्होंने ही किया और इसी कारण जो ऋतुजा थी, इनके शानदार प्रदर्शन के लिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। ठीक है, फाइनल में देखा जाए तो ऋतुजा दादसो पिसाल जो है प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब इन्हीं को प्रदान किया गया महिला हॉकी इंडिया लीग में। किसने जीता? उड़ीसा वॉरियर्स ने। किसको हराया? जेएसडब्ल्यू सूरमा को हराया। प्लेयर ऑफ द मैच ऋतुजा दादसो। आगे बात कर ले प्रमुख अवार्ड जो दिए गए वो किसको किसको दिए गए। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया? ऋतुजा दादसो जो उड़ीसा वॉरियर्स की खिलाड़ी है। वहीं पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात कर ले तो ज्योति को दिया गया जो जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब की खिलाड़ी है। वहीं पर टॉप स्कोरर की बात कर ले तो यिब्बी जानसेन उड़ीसा वॉरियर्स की और शार्लोट एंगलबर्ट, जो शार्लोट एंगलबर्ट है ये जेएसडब्ल्यू सूरमा की है और यिब्बी जानसन उड़ीसा वॉरियर्स की है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात कर ले तो सविता पूनिया जेएसडब्ल्यू सूरमा की तरफ से खेल रही थी। वहीं पर उभरती खिलाड़ी के रूप में देखा जाए तो सोनम जो जेएसडब्ल्यू सूरमा की ओर से खेल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रमुख अवार्ड है जो प्रदान किए गए हॉकी लीग के दौरान और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। जैसे आप आईपीएल देखते हैं ना, आईपीएल की तरह ये हॉकी का आईपीएल समझिए, जो महिला हॉकी लीग है ना, ये महिलाओं का जैसे आईपीएल होता है क्रिकेट का, तो उसी तरीके से ये हॉकी का है। ठीक, चलो आगे बात कर ले। कौशाम्बी एसपी कार्यालय को मिला आईएसओ 9001-2015 प्रमाण पत्र। ठीक है, अब ये आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है कौशाम्बी एसपी कार्यालय को। इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आइए चर्चा कर लेते हैं। कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक कार्यालय और क्षेत्राधिकारी सिराथू कार्यालय को आईएसओ 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाण पत्र अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने, साथ ही साथ जो उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्य है उनको मान्यता देने के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है। यह प्रमाण पत्र कार्यालय के कार्यों में पारदर्शिता, कुशल प्रबंधन और नागरिकों के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस लिए प्रदान किया गया है ये अवार्ड। आईएसओ प्रमाण पत्र जो प्रदान किया गया है किस उद्देश्य से दिया गया है, तो ये उद्देश्य भी आपसे कथन करना में आके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सबसे पहले अगर जो देखा जाए तो वन लाइनर में अगर जो पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है, वन लाइनर में तो आपसे ऐसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस एसपी कार्यालय को आईएसओ 9001-2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? कौशाम्बी एसपी कार्यालय को प्रदान किया गया। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। आईसीसी टी20, ठीक है, टी20 टीम ऑफ द ईयर 2024, 4 भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा। जो आईसीसी टी20 टीम ऑफ द ईयर है, इसमें देखा जाए तो भारत की ओर से 4 खिलाड़ी को, जहां वनडे में किसी भी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया था भारत के, वहीं देखा जाए तो टी20 में भारत के 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। बात कर ले यहां पर जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य पॉइंट क्या दे रखा है? भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को 2024 में भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने के शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी पुरुष टी20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है। यानी कि जो ये टीम बनी है आईसीसी टी20 टीम ऑफ द ईयर 2024, उसके कैप्टन कौन है, कप्तान कौन है? तो कप्तान है रोहित शर्मा। ठीक है,
रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कप्तान है और इस टीम में 4 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। वो 4 भारतीय खिलाड़ी कौन कौन से हैं आप यहाँ देख सकते हैं। इन 4 भारतीय खिलाड़ियों में एक नाम है रोहित शर्मा का, दूसरा नाम है हार्दिक पांड्या का, तीसरा नाम है जसप्रीत बुमराह का और चौथा नाम है अर्शदीप सिंह का। तो ये चारों खिलाड़ी जो है वो कहाँ के हैं, ये चारों भारत के खिलाड़ी हैं। इन भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी के द्वारा इस टीम में शामिल किया गया है। अन्य खिलाड़ी कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वहीं पर देखें फिल साल्ट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। बाबर आजम को भी शामिल किया गया है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। निकोलस पूरन को शामिल किया गया है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं। रशीद खान अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनको भी शामिल किया गया है। वहीं पर देखा जाए तो वनंदु हसरंगा को भी शामिल किया गया, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। तो इतने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। इन 11 खिलाड़ियों का नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे पूछेगा एग्जाम में, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, या तो सीधे सीधे पूछेगा कथन, या तो वन लाइनर में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी शामिल नहीं है। ठीक है, तो 11 खिलाड़ियों का नाम अगर जो पता है तो आप लिख देंगे, या फिर कथन कारण में पूछ रहा है तो एक कथन में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आईसीसी पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, इस टीम के कप्तान के रूप में रोहित शर्मा को चुना गया है। दूसरा कथन, इस टीम में ट्रेविस हेड को जगह नहीं मिली। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहां पर केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ट्रेविस हेड जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, इनको जगह मिली हुई थी। ठीक है, तो यहां पर आप 11 खिलाड़ियों के नाम महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। आगे देखें, दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए ईसीआई ठीक है, ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ईसीआई मीडिया पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है। अब जान लेते हैं यहां पर पॉइंट्स क्या है। मतदाता जागरूकता और शिक्षण पर 360 डिग्री व्यापक अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार से दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान शामिल चुनाव के पर्व देश का गर्व, एक श्रृंखला चलाई गई थी दूरदर्शन के द्वारा, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, श्रृंखला जिसमें शुचिता और जिम्मेदार मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया, पर दूरदर्शन को उसके प्रभावशाली कवरेज के लिए मान्यता मिली। ठीक है, और ये याद रखना, अगर जो एग्जाम में पूछ ले कि चुनाव का पर्व देश का गर्व सीरीज किससे संबंधित है, डीडी न्यूज मतलब सॉरी पीआईबी, पीटीआई, दूरदर्शन या अन्य किसी का नाम दे दे। ठीक है, तो ये दूरदर्शन की एक श्रृंखला दूरदर्शन के द्वारा चलाया गया था। उद्देश्य क्या था, शुचिता एवं जिम्मेदार पूर्ण मतदान को बढ़ावा देना, उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, इसका मूल उद्देश्य था, इसीलिए चलाया गया था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है ईसीआई पुरस्कार, वो किसको दिया गया है, मतदाता जागरूकता के लिए दूरदर्शन को प्रदान किया गया है। ठीक है, दूरदर्शन को प्रदान किया गया, किसके द्वारा दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। ठीक है, और किसको दिया है, तो सुश्री कंचन प्रसाद को दिया है। ये है सुश्री कंचन प्रसाद। और सुश्री कंचन प्रसाद कौन है, तो सुश्री कंचन प्रसाद जो है ये दूरदर्शन की महानिदेशक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरदर्शन की महानिदेशक कौन है, सुश्री कंचन प्रसाद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आज का सवाल देखते हैं, कुछ सवाल है आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये प्रश्न इसी वीडियो से रिलेटेड है, इन्हीं वीडियो पर आधारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र क्यों प्रदान किया गया है, क्यों प्रदान किया गया है ये बताना है आपको। पहला पॉइंट कह रहा है कार्यालय में पारदर्शिता, कुशल प्रबंधन और नागरिकों के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया। दूसरा कथन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यों के लिए दिया गया है। दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना ही एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, तो किस लिए प्रदान किया गया ये बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन कह रहा है सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के पहले चरण में युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, ये पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है इस योजना का उद्देश्य हर वर्ष 2 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। ठीक है, अब इन दोनों कथनों में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। विकल्प एक कह रहा है केवल कथन एक सही है, विकल्प बी कह रहा है केवल कथन 2 सही है, विकल्प सी कह रहा है दोनों कथन सही है, विकल्प डी कह रहा है दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, और हमारा आखिरी प्रश्न है ये, इसमें देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है बताना है आपको।
रन फॉर कोऑपरेशन कार्यक्रम 26 जनवरी 2025 को लखनऊ में आयोजित किया गया। पहला कथन कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है इस कार्यक्रम का आयोजन अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उद्घाटन के लिए किया गया। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है 2025 में, इसके उद्घाटन के रूप में इसका आयोजन किया गया। अब विकल्प दे रखा है, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, ना ही कथन एक सही है, ना ही कथन दो सही है। ठीक है, तो यहां पर 27 जनवरी का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था वो यहीं पर समाप्त होता है। महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट्स थे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उन सबको यहां पर कवर किया गया है। वीडियो अच्छे से देखिएगा, ऐसे वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो कम समय में आपको ज्यादा नॉलेज दे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे आपको लगता है कि टाइम हमारा कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, कोई इधर उधर की बातें नहीं होती, टू द पॉइंट जो बातें लिखी होती है, जहां समझाना होता है मैं आपको समझाता हूं, और महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं मैं सीधे स्लाइड पे लिख देता हूं, ताकि आप साथ साथ पढ़ते भी रहें और साथ साथ मेरी आवाज सुन के आप अच्छे से तैयार भी करें, रिकॉल भी कर लें। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का कोशिश किया करिए कि डेली आप उत्तर लिखा करिए। बहुत से लोग आंसर डेली लिखते हैं, डिटेल में आंसर लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का आंसर पढ़ के, तो आंसर जरूर लिखा करिए। आंसर लिखते हैं तो इससे क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि आप लोग पूरा वीडियो आखिरी तक देख रहे हैं, और अच्छा एक इंटरेक्शन जैसे होता है ना कि कमेंट में इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, 1 to 1 इंटरेक्शन हो जाता है, तो इस वजह से कमेंट में आप लोग आंसर जरूर लिखा करिए। ठीक, वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको जो कुछ भी पूछना हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है सबके लिए। वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।